स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube वीडियो चैनल पर। और मैं आपको आज बताऊंगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित जो कॉन्सेप्ट हैं, इसमें किस अकाउंट को शामिल किया जाता है, किसको शामिल नहीं किया जाता है, विजिबल गुड्स इनविजिबल गुड्स क्या है, ट्रेड ऑफ बैलेंस क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इन सारी बातों का जिक्र आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भुगतान संतुलन की, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? तो यहाँ पर जो है हम एक एक करके बात करते हैं कि क्या क्या सिस्टम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग कैसे जानें, क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन सारी बातों का हम जिक्र यहाँ इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आप। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे कि आपके लिए यूजफुल है तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को भी जान बताइए। और ये समझना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन क्या है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, बिल्कुल हिंदी में बताऊंगा। यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट समझने से पहले कुछ टेक्निकल चीज़ को समझना ज़रूरी है। देखिए, ये क्या होता है कि जब हम किसी देश की मौद्रिक संबंधों के बारे में हमको जानना होता है तो उसके बारे में जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एक महत्वपूर्ण टूल है ना। अब ये क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? सबसे पहले समझिए कि हम जो गुड्स इंपोर्ट करते हैं विदेशों से, कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? दूसरे देशों से, विदेशों से। तो क्या करते हैं, हम उसको पेमेंट करते हैं। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को तो क्या होता है, उसके बदले में हमको पेमेंट रिसीव होता है। यानी जब हमने इंपोर्ट किया, यानी विदेशों से ख़रीदा, तो उसको पेमेंट किया। और जब हमने विदेशों को बेचा तो हमको पेमेंट मिला, यानी हमको पेमेंट रिसीव हुआ। तो एक तो है कि हमारी वैल्यू करेंसी का जो है वो आउटफ्लो, एक है इनफ्लो, है ना। अब देखिए, इंपोर्ट करने पर हमने पेमेंट किया, एक्सपोर्ट करने पर हमको पेमेंट मिला, रिसीव मिला। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या पता चलता है? ये तो आपको रिसीव हुआ और हमने पेमेंट किया तो पता चल गया। अब मान लीजिए कोई भी देश है, जैसे मान लीजिए भारत को ही ले लें। तो मान लीजिए भारत है, तो भारत ने आयात किया, इंपोर्ट किया, निर्यात किया। तो निर्यात पर यह पेमेंट किया, है ना। और सॉरी, निर्यात पर पेमेंट रिसीव हुआ, आयात पर इसने पेमेंट किया विदेशों को। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमको वास्तविक जानकारी कब मिलेगा? कि जब हम देखेंगे कि आयात और निर्यात का अंतर कितना है, यानी हमने कितना का आयात किया, कितना का निर्यात किया, टोटल कितने गुड्स एंड सर्विसेज का, सबको मिला करके। ठीक है। तो उसमें जो बचेगा उसको हम लोग ये मानेंगे कि वो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। यानी व्यापार संतुलन वहाँ पर भुगतान संतुलन क्या है वो पता चलेगा। इसके लिए व्यापार संतुलन का जानना जरूरी होगा। देखिए, किसी भी देश की विदेशी व्यापार के संदर्भ में जो वास्तविक स्थिति होती है उसको हम जानकारी हमें तभी मिलेगी जब उस देश के आयात और निर्यात की कुल मात्रा और उसका मूल्य कितना है इसकी जानकारी हो, है ना। और भुगतान संतुलन को जानने के लिए व्यापार संतुलन को जानना जरूरी है। तो आयात निर्यात का अंतर में क्या होता है कि भुगतान संतुलन क्या है? देखिए, कोई भी देश है तो उसका विश्व के अन्य देशों के साथ सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष में जितने भी प्रकार के लेन देन हैं, जितने भी प्रकार के लेन देन हैं या प्राप्तियां हुई और भुगतान हुआ है, प्राप्तियां निर्यात करने पर जो मिला और आयात करने पर जो भुगतान किया, आयात का मूल्य, आयात मूल्य और निर्यात मूल्य क्या है, आयात मूल्य और निर्यात मूल्य, इन दोनों का जो अंतर होता है ना, किसका? आयात मूल्य और निर्यात मूल्य, है ना। इसको शामिल करना होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है व्यापार शेष भी होता है ना, और पूंजी अंतरण भी होता है। अब ये दोनों है क्या, व्यापार शेष और पूंजी अंतरण? इसको डिटेल से समझिए। इसमें जो है, जो व्यापार शेष है, इसमें देखिए क्या शामिल किया जाता है। व्यापार शेष में दृश्य मदल को शामिल किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर दृश्य मद में क्या है, विजिबल गुड्स। देखिए, जितने भी प्रकार के वस्तु, भौतिक वस्तुएं हैं, उस सभी प्रकार का लेन देन को विजुअल गुड्स में शामिल किया जाता है। अब क्या भौतिक वस्तुएं? टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, या पाठ पुर्जा है, मशीनरी वगैरह है,
खाने पीने की चीज़ें हैं, अन्न है, शराब है, ये सब क्या है, विजिबल गुड्स हैं। और दूसरा होता है इनविजिबल गुड्स, अदृश्य मद उसको कहते हैं। अदृश्य मद में क्या शामिल होता है, देखिए अदृश्य मद में सभी प्रकार की अदृश्य वस्तुओं को शामिल किया जाता है। अदृश्य वस्तु क्या है, यानी मान के चलिए सेवा को शामिल किया जाता है अदृश्य वस्तुओं में। जैसे मान लीजिए बीमा है, ट्रांसपोर्टिंग है, कोई एक्सपर्ट का सर्विस है, जो सरकारी दूतावास वगैरह हैं, उच्च कमीशन वगैरह हैं, इन सब चीज़ों को, यानी सेवाओं को, सर्विसेज को अदृश्य वस्तुओं में शामिल किया जाता है। अब देख दूसरा क्या होता है उसके बाद, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। अब ये क्या है, देखिए यूनिलैटरल ट्रांसफ़र में क्या होता है, जो विदेशों से उपहार आदि मिलते हैं ना, उसको क्रेडिट साइड कहते हैं। विदेशों से जो उपहार मिला हमको, वो क्रेडिट हो गया, और जो हमने विदेशों को दिया, उपहार स्वरूप दे दिया, या दान दे दिया, या और कुछ दे दिया, तो वो डेबिट साइड हुआ। तो क्रेडिट और डेबिट का अंतर, क्रेडिट और डेबिट, ये दोनों का अगर अंतर पॉजिटिव हुआ तो एक पक्षी जो यूनिलैटरल ट्रांसफ़र है वो पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, ये तो हो गई यहाँ पर ये सारी बातें। अब जो नेक्स्ट बातें हैं वो है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको कंपोनेंट कौन कौन से हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, भुगतान संतुलन के घटक कौन कौन से हैं। देखिए, एक है चालू खाता, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या शामिल किया जाता है कि जो विजिबल गुड्स हैं, है ना, टीवी फ्रिज वगैरह, और इनविजिबल गुड्स है, या फिर निवेश करने से जो ब्याज मिला, या लाभ मिला, या लाभांश मिला, लगान मिला, या सर्विस, जितने भी प्रकार के सर्विसेज हैं, दान उपहार हैं, उन सबको शामिल किया जाता है। क्या क्या शामिल किया, विजिबल गुड्स को, है ना, किसको, विजिबल गुड्स को, इनविजिबल गुड्स को, किसको, इनविजिबल गुड्स को, और यूनिलैटरल ट्रांसफ़र जो है, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र को, एक पक्षी स्थानांतरण इसको कहते हैं। इन सारे चीज़ों को करंट अकाउंट में शामिल किया जाता है। किसमें, करंट अकाउंट में, ठीक है। चालू खाता, और चालू खाता शेष जब बात करेंगे, क्या बात करेंगे, चालू खाता शेष की जब बात करेंगे तो इसका मतलब है कि ये सारा विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र जो है उसका आयात कितना है और निर्यात कितना है, आयात और निर्यात का अंतर कितना है ना। इसको शुद्ध आयात भी कह सकते हैं, चालू खाता शेष को शुद्ध आयात। तो करेंट अकाउंट जो है, जिसको चालू खाता कहते हैं, इसमें दो तरह का हो गया, एक हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड, और दूसरा बैलेंस ऑफ इनविजिबल। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या है, देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड में किसको शामिल किया जाता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज, उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी नेट एक्सपोर्ट विजिबल गुड्स का। तो विजिबल गुड्स का जो नेट एक्सपोर्ट होता है वो ट्रेड ऑफ बैलेंस होता है, या बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। बैलेंस ऑफ इनविजिबल में क्या होता है, देखिए इसमें सर्विसेज को शामिल किया जाता है, कितने सर्विसेज का आपने इंपोर्ट किया, कितना का एक्सपोर्ट किया, उसका अंतर। रेमिटेंस जो होता है, यानी कि जो प्रवासी भारतीय हैं, वो जो बाहर में काम किया, और जो भारतीय जो विभिन्न देशों में काम करते हैं, वे भारत में विदेशी मुद्रा भेजते हैं, तो वो रेमिटेंस हो गया। और फैक्टर इनकम क्या है कि भारतीय कंपनियां वगैरह वगैरह जो हैं, है ना, और भारतीय व्यक्ति जो हैं विदेशों में जिसकी संपत्ति है, उससे कितना उसको लाभ या लाभांश मिला, या कितना आय हुआ, उसको बैलेंस ऑफ इनविजिबल में सर्विसेज, रेमिटेंसेस एंड फैक्टर इनकम को शामिल करते हैं करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट को हम लोग कहते हैं चालू खाता। क्या कहते हैं, चालू खाता कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है व्यापार संतुलन। हमने बताया कि जो विजिबल गुड्स हैं, विजिबल गुड्स यानी दृश्य वस्तुओं के निर्यात का मूल्य अब माइनस दृश्य वस्तुओं के आयात का मूल्य, यानी वैल्यू ऑफ विजिबल गुड्स अब माइनस वैल्यू ऑफ ये इसको ऐसे समझिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड में वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट, इसमें माइनस कर देंगे इंपोर्ट को। तो जो विजिबल गुड्स है उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो वैल्यू का अंतर का जो वैल्यू है वो कहलाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। और इनविजिबल गुड्स है तो बैलेंस ऑफ इनविजिबल गुड्स। अब बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, इसमें क्या शामिल करते हैं कि देखिए
क्या शामिल होता है, बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। वो विजुअल इनविजिबल बैलेंस ऑफ ट्रेड था, करेंट अकाउंट में बैलेंस कितना, ये कैसे निकालेंगे। देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी जो फिजिकल गुड्स है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अंतर कितना है ना। और बैलेंस ऑफ इनविजिबल गुड्स, इनविजिबल में आप जानिए रहे हैं क्या क्या आ जा गया। तो एक्सपोर्ट ऑफ विजुअल गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ विजुअल गुड्स प्लस ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इसमें क्या आ जाएगा, इंपोर्ट ऑफ विजुअल गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल गुड्स और ट्रांसफ़र रिसिप्ट माइनस ट्रांसफ़र पेमेंट। इनका अंतर जो है यानी जो चालू खाता शेष है वो क्या हो गया, व्यापार शेष। चालू खाता शेष में व्यापार शेष यानी कि दृश्य वस्तुओं और दृश्य वस्तुओं का शेष है ना, अब प्लस जो रेमिटेंस वगैरह जो बच गया, नेट ट्रांसफ़र पेमेंट, नेट ट्रांसफ़र पेमेंट इसको शामिल कर लिया जाता है किसमें, करंट अकाउंट बैलेंस में। उसके बाद आता है पूंजी खाता। पूंजी खाता में क्या शामिल होता है, देखिए पूंजी खाता में किसको शामिल करते हैं, मान लीजिए कोई देश है, भारत ही है, तो भारतीयों का बाकी विश्व के निवासियों या बाकी देशों के साथ किए गए सभी तरह के लेन देन को शामिल उसमें करते हैं। लेन देन क्या होगा, चाहे वो सरकारी सौदा हो, नॉन ऑफिशियल या प्राइवेट ट्रांजैक्शन हो, एफडीआई हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो हो, तो इन सब चीज़ों को शामिल करते हैं हम लोग किसमें शामिल करते हैं, बैलेंस पूंजी खाता में, कैपिटल अकाउंट में। यानी इसमें विदेशी मुद्रा का प्रवाह होता है पूंजीगत खाते में, यानी ये धनात्मक मद होता है ना। अब क्या होता है, इसका अगर हमको निकालना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट शेष, तो इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, इसका अंतर जो है निकालना पड़ेगा, ठीक है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में उन दोनों को शामिल कर देता है। अब देखिए जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितना होता है, पूंजी खाता शेष, तो इसमें पूंजीगत प्राप्ति में पूंजीगत भुगतान को घटा देते हैं, कैपिटल रिसिप्ट में कैपिटल पेमेंट को माइनस कर देंगे, तो हमारा चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो जाएगा। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे निकालेंगे, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट अब प्लस बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, यानी चालू खाता शेष और पूंजी खाता शेष को जब जोड़ देंगे तो वो हमारा हो जाएगा भुगतान शेष, ठीक है। तो चालू खाता शेष में क्या शामिल करते हैं, चालू खाते में दृश्य वस्तुओं का आयात निर्यात का अंतर, सेवाओं के आयात निर्यात का अंतर और जो ट्रांसफ़र पेमेंट है उसका आयात निर्यात का अंतर, इन तीन चीज़ों को शामिल करते हैं किसमें, चालू खाता में। चालू खाता में अब प्लस क्या है, पूंजी खाता। पूंजी खाता में क्या, पूंजीगत प्राप्तियां माइनस पूंजीगत भुगतान, तो ये पूंजी खाता शेष जो है, चालू खाता शेष और पूंजी खाता शेष दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा भुगतान संतुलन या भुगतान शेष कहते हैं इसको। अब ये भुगतान शेष संतुलन में है कि नहीं इसको देखते हैं, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। तो भुगतान संतुलन क्या हो गया, एक निश्चित समय में यानी एक साल में सभी तरह के विदेशी लेन देनों का यहाँ पर विवरण होता है ना। सभी किसी भी देश में सभी प्रकार के आयातों का मूल्य और उसके निर्यातों का मूल्य, यानी आयात अगर ज़्यादा हो गया, आयात मान लीजिए ज़्यादा हो गया निर्यात से, तो कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इक्विलिब्रियम में नहीं है, इनबैलेंस अनबैलेंस है। और दोनों अगर बराबर हो गया, आयात और निर्यात का मूल्य, आयात निर्यात के वैल्यू बराबर हो गया, तो कहते हैं भुगतान संतुलन जो है भुगतान संतुलित है, पेमेंट है। अगर मान लीजिए आयात कम हो गया और निर्यात ही ज़्यादा हो गया, तो हम लोग क्या कहते हैं, सरप्लस है ना। चलिए ये क्या है हमारा, ये था बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है आपने यहाँ पर डिटेल अच्छे से समझा। कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा और आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ये भी बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपको सॉल्व कर दें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।